हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और सेल पोटेंशियल क्या होता है उसको आज हम समझेंगे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखें क्या है हमारे पास, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा एंड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, आप हमें ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट अपने आप में, क्योंकि आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर नेंसर समीकरण समझनी है तो ये आपको आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो देखो सेल पोटेंशियल क्या है उसको समझते हैं हम। तो देखो सेल पोटेंशियल क्या है, जिसको हम सेल विभव कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सेल विभव। तो देखो सेल विभव क्या है, तो हम कहेंगे, मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा समझाऊं ताकि ये आसानी से समझ में आए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने कहा, इस कंटेनर के अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, ठीक है। और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखी है, ये हमने दो इलेक्ट्रोडें लगा दी हैं। और इन दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में हम ये कहते हैं कि इसको अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो हमने कहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दी। तो ये हमारे लिए ये जो सिरा होगा जो नेगेटिव सिरे से जुड़ा है बैटरी के, उसको हम कह सकते हैं कैथोड, क्योंकि यहाँ पे कैथोड पे जो होने वाला है वो है रिडक्शन, ठीक है। और जो हमारा जो एनोड सिरा है वहाँ पे क्या होने वाला है, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपचयन होने वाला है। तो देखो क्या है सेल पोटेंशियल, तो हम कहेंगे जब दो मतलब जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के मध्य हम कहते हैं किसी विद्युत अपघट्य को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, भरते हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हम कहेंगे आयन होंगे। तो आयन जैसे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि आयनिक विद्युत अपघट्य होता है हमेशा। तो इसमें पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे में इसको दिखा देता हूँ, एक बार ऐसे करता हूँ, नेगेटिव आयनों को इस तरफ दिखा देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव आयन किसकी तरफ गमन करते हैं, हमेशा एनोड की तरफ गमन करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जाकर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो क्या होगा, हम कहेंगे इस सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन में, जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में, ये हमारा विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोडों के मध्य हम किसी विद्युत अपघट्य को भरते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य होता है, जिसको हम विलयन कहते हैं। इलेक्ट्रोड और विलयन के जो हम कहेंगे संधि पृष्ठ पर, देखो ये जो मिलने लग रहे हैं, इस पृष्ठ को हम क्या कह सकते हैं, उसका संधि पृष्ठ पे हम कहेंगे, जिस संधि पृष्ठ पर ये मिलेंगे तो वहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। लेयर क्या बन जाएगी, देखो हम कहेंगे पॉजिटिव आयन की एक लेयर बन गई, और एक हमारे पास कौन से आयनों की लेयर बन गई, नेगेटिव आयन की। तो हम कहेंगे इस संधि पृष्ठ पर एक आयनों की लेयर बन जाएगी, और इस आयनों की लेयर के कारण जो विभव उत्पन्न होगा, उसी विभव को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहता हूँ समझना, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य किसी विद्युत अपघट्य को भरा जाता है, तो आयन और इलेक्ट्रोडों के मध्य एक दिक स्तर उत्पन्न हो जाएगा। दिक स्तर क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा है, नेगेटिव। तो हम कहेंगे इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये आयन के मध्य एक हम क्या कहेंगे, विभव उत्पन्न होगा। इसी विभव को हम क्या कहते हैं, उसका सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो ये सेल पोटेंशियल किसका होगा, हम कहेंगे एनोड का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो यहाँ पे जो ये अर्ध सेल विभव प्रक्रिया होगी जिसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। जबकि हम बात करते हैं, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर गमन करेंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर गमन करेंगे तो ये जो आयनों के मध्य जो रिक्त स्थान बचा है, हम कहेंगे जो आयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम क्या कहेंगे, उसका सेल पोटेंशियल कहेंगे। ये कौन सा सेल पोटेंशियल होगा बताना, हम कहेंगे ये रिडक्शन वाला होगा। किसका होगा, रिडक्शन का होगा। अपचयन विभव कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, अपचयन, मतलब जिसको रिडक्शन पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं और इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ आयन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहे हैं, उस अपना ऑक्सीकरण कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे कोई आयन है जिसको हम मैं M- कह देता हूँ, यहाँ पे ये M आयन जलीय विलयन में थे और वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या बनेंगे, सॉलिड फॉर्म में जाएंगे और यहाँ से N इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। तो मैं कह देता हूँ अगर M जो आयन है हमारे पास मेटल है उस पर N चार्ज है तो वह N इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये वाली रिएक्शन हुई, हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसलिए इस सेल पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल। और रिडक्शन वाले में क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर मेटल पे हम कहते हैं प्लस चार्ज है, मतलब मेटल आयन पर अगर कोई प्लस चार्ज है तो वो क्या करता है, N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो किस में चेंज होना चाहेगा, वो किस में होना चाहेगा, वो मेटल सॉलिड में चेंज होना चाहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिडक्शन देखने को मिला। और रिडक्शन किसकी वजह से, इस नेगेटिव आयन और इस इलेक्ट्रोड की वजह से जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कह देंगे, अपचयन विभव कह देंगे। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एनोड और कैथोड। तो मतलब दो अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, एक एनोड पे होगी और एक किस पे हो रही है, कैथोड पे। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी सेल में कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, दो प्रकार की। एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, मतलब दो हाफ सेल अभिक्रिया देखने को मिल सकती है। कितने हाफ सेल होते हैं एक सेल के अंदर, दो। एक तो होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन, और एक होगा रिडक्शन। ठीक है, इसको हाफ सेल भी बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे हम कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। तो हम कहेंगे हमारे पास एक सेल में दो हमारे पास अर्ध सेल अभिक्रिया देखने को मिल रही है, एनोड और कैथोड पे। तो हम कहेंगे यहाँ पे इसको हमें एनोड भी बोल सकता हूँ, एनोड हाफ सेल, और इसको कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो इनका रीज़न समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या है, अगर मैं कहता हूँ इसका जो अपचयन विभव में मापूंगा, अगर मैं कहता हूं जो विभव उत्पन्न होगा, अगर इन दोनों के विभव का मैं अंतर निकालता हूं, मैं कहता हूं इन दोनों सेलों के विभव का जो अंतर होगा, जिसको हम सेल विभव या उसको भी मैं सेल विभव कह सकता हूं। मतलब एनोड और कैथोड पे जो विभव में जो अंतर होता है उसको हम सेल विभव भी कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ ई सेल होगा, मतलब जो सेल विभव निकालते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड और कैथोड के विभवों के अंतर को भी हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। अगर मैं इन दोनों के सेल के विभव को अगर मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ई सेल बराबर ई कैथोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल माइनस इसमें से क्या घटा देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की वैल्यू को अगर घटा दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन को OX भी लिख सकते हैं हम सीधा। ठीक है ना, तो ये वाला ई सेल ज्ञात करने का हमारे पास तरीका आ जाएगा कि अगर किसी भी सेल का आपको सेल विभव निकालना है तो आप रिडक्शन वाली की वैल्यू में से, रिडक्शन हाफ सेल में से ऑक्सीडेशन हाफ सेल की वैल्यू घटा देंगे तो आपके पास सेल विभव की मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई हो, स्टैंडर्ड मतलब मानक अवस्थाएं दी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले अब बात करते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी जाए तो हम क्या करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी जाए तो मैं देखो इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि उसको देखने में आसानी रहे। तो चले कहाँ लिखें, चलो इसको मैं साफ कर देता हूं यहाँ से। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरे में जगह कितनी है ताकि
ठीक है, यहाँ दिख जाएगा। तो देखो क्या कह सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी जाए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं उसको मैं सिखाता हूँ। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में क्या होता है, हमेशा कंडीशन होती है। क्या होती है, कंडीशन होती है। हम कहते हैं जो हमारा ई सेल है, मतलब जो सेल विभव आया था, उसको कब ज्ञात करना, कंडीशन में बता देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ। देखो कंडीशन क्या होती है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए, जो कंडीशन होती है वो क्या क्या होती है। तो देखो इसके लिए जो कंडीशन होती है, सांद्रता क्या होनी चाहिए, उस इलेक्ट्रोलाइट की 1m होनी चाहिए। हम कहेंगे सांद्रता के बाद में जो टेम्परेचर है क्या होना चाहिए, ये तो कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दी। फिर कंसंट्रेशन के बाद में जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर होना चाहिए। फिर हम कहेंगे जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए या 1 बार प्रेशर होना चाहिए। ये आपकी अगर कंडीशन किसी भी सेल में अप्लाई होती है या वो फॉलो करता है, तो हम कहेंगे उस समय जो सेल विभव आता है उसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, ई नोड के द्वारा हम लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया सेम आपके पास तरीका होगा, सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लगभग एक ही है, सिर्फ कंडीशन वेरी करती है। अगर हम कंडीशन क्या लगा देते हैं, अगर कंडीशन क्या लगा दें, सांद्रता अगर 1m कर दें, टेम्परेचर कितना कर दें 298 केल्विन कर दें, और आपके पास प्रेशर क्या कर दिया जाए 1 बार कर दिया जाए, तो आपके पास जो हम कहेंगे कि जो सेल विभव आएगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखो इसमें भी सेम कंडीशन है। अभी मैंने कहा कि जो ई सेल है, ई सेल पे हमने क्या कहा, मतलब जो सेल विभव है उस पर हमने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। ठीक है, कंडीशन जो मैंने आपको लिखवाई है वो कंडीशन लगा देते हैं। तो ई सेल क्या कहलाता है, ई नोड कहलाता है। क्योंकि मैंने कहा जो सेल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लगाते हैं तो इसको ई को, जो सेल विभव को हम ई से लिखते थे, इसको हम अब किससे लिखेंगे, ई नोड से। ठीक है, ई नोड अगर सेल के लिए बात करते हैं तो उसको ई नोड सेल। अब बात हो चुकी है, चलो ई नोड सेल किसे कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें भी सेम कंडीशन थी, जैसे एनोड और कैथोड पे जो विभव हमने कहा था आयनों की वजह से उत्पन्न हुआ था उसको हमने सेल विभव कहा था, वैसे ही हम कहेंगे यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। आयन होंगे वो इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड पे, और क्या उत्पन्न करेंगे, विभव उत्पन्न करेंगे। तो हम कहेंगे अगर एनोड और कैथोड के विभव को घटा दिया जाए, मतलब ई सेल आपको ज्ञात करना था, तो आप क्या कर रहे थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख रहे थे आप, मतलब या आप इसको दूसरी भाषा में क्या लिख रहे थे, ई सेल बराबर आप लिख रहे थे ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऐसे तो लिख रहे थे। अब हम अगर आपके पास ऐसी कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में दी हुई हो तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, ई सेल की जगह लिख देंगे ई नोड सेल बराबर ई कैथोड की जगह क्या लिख देंगे, ई नोड कैथोड, और एनोड की जगह क्या लिख दोगे, ई नोड एनोड। सिर्फ वेरी कहाँ कर रहा है, वेरी वहाँ कर रहा है सिर्फ कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशन अप्लाई कर रही है तो वो सेल विभव क्या कहलाएगा, ई नोड सेल कहलाएगा या मानक सेल विभव कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ई नोड सेल को अगर कैथोड ऑक्सीडेशन और इसके संदर्भ में लिखें तो देखो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एनोड को आप क्या लिख दोगे, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो OXI लिख सकते हैं। तो देखो ये मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। ये वाले दोनों तरीके किसके हैं, ये वाले किसके हैं, ये है मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला निकालेंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये कैसे निकालते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है कि अगर आपके पास ई सेल का मान, अगर मैं कहूँ ई रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, सपोज करो
0.75। ठीक है, तो आपको इसका पूछ ले जाए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आप ध्यान रखना, अगर ई नोड रिडक्शन का मान अगर आपको ये दिया है और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान अगर पूछ लिया जाता है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप इसका क्या करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रिक के रूप में क्या याद रखना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का मान 0.75 प्लस के दिए हुए हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान इसका क्या हो जाएगा, -0.75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -0.75। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान अगर +0.75 दिया हुआ होता तो ये इसका क्या हो जाता, ऑपोजिट हो जाता। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे जो सेल पोटेंशियल होगा, हम कहेंगे अगर एनोड का अगर पॉजिटिव में होता है तो उसका कैथोड की वैल्यू क्या होगी, उसकी नेगेटिव। मान समान होगा लेकिन चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है ना, ये वाली बात आप ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं तो देखो क्या कह सकता हूं। देखें, एग्जाम्पल के रूप में हम समझें तो इसको क्या कह सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपके पास किसी रिएक्शन में ये दे रखी है जिंक है, क्या दे रखा है, जिंक है, और ये क्या कर रहा है, जिंक +2 आयनों में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आपको ये पूछ लिया कि अगली कंडीशन आपको दी हुई है कि जिंक +2 है और ये जिंक में चेंज हो रहा है। अगर मैं इससे आपसे पूछ लेता हूँ कि इसमें अगर इसका सेल पोटेंशियल का मान, मतलब ई सेल का मान, ई ऑक्सीडेशन का मान आपको दिया है 0.75 वोल्ट दिया हुआ है, तो बताओ ई रिडक्शन पोटेंशियल का मान कितना होगा, यह आपसे पूछ लिया। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपके पास जो वैल्यू दी हुई हो उसका क्या कर देना, आप यहाँ पे वो ही वैल्यू लिख देना, बस साइन को क्या कर देना, चेंज कर देना। क्या कर देना, चेंज। तो आप इसका जो इसकी वैल्यू लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, प्लस की जगह के लिख दोगे -0.75 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम आंसर करना है। ठीक है, अगर एक रिएक्शन और देता हूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ है कॉपर +2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कह रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है, अगर कॉपर में चेंज हो रहा है, और एक और आपको रिएक्शन दे दी कि कॉपर है वो किसमें, सॉलिड है, वो ऐसे टूटकर कॉपर +2 में चेंज हो रही है। अगर आपको इसका ई नोड का मान, अगर इसका ई नोड का मान आपको दे रखा है, ई नोड रिडक्शन का मान जो दिया हुआ है, अगर 0.25 वोल्ट दे रखा है, अगर आपको इसका मान -0.25 वोल्ट दे रखा है तो आपको पूछ लिया कि ई नोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, तो आप क्या कर देना, इसका जो नेगेटिव है तो इसका आप साइन क्या कर देना, पॉजिटिव, 0.25 आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया, सेल आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, आपको इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ था। तो आपको मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं, आप करके बताना उनके सेल पोटेंशियल के मान क्या होंगे। ठीक है, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। तो देखिए, चलो मैं आपको रिएक्शन देता हूं और आपसे पूछता हूं कि इनके सेल पोटेंशियल क्या होंगे, आप निकाल के बताएं मेरे को। ठीक है, आप एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई आपके कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं होगा। तो मैं आपको रिएक्शन देता हूं, आप बताना उनके सेल पोटेंशियल मान क्या है। अगर पहली रिएक्शन देता हूं और मैं कह रहा हूं कि आपके पास ई का मान दिया हुआ है, ई नोड का मान दिया हुआ है, कॉपर से कॉपर +2 में चेंज होने के लिए 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया मैंने ई कॉपर +2 से कॉपर में चेंज होने के लिए आपके मान पूछ लिया। फिर मैंने आपसे पूछ लिया, आपको जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख के दे, आप इससे भी समझ आना, कॉपर से कॉपर +2 में चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू लिख के देगा। ठीक है, आप इससे भी समझ आना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक डार्क कलर से बना देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। दूसरा है, अगर आपको ई नोड दे रखा है जिंक +2 में 0.75 वोल्ट दे रखा है प्लस का, और आपको पूछ लिया ई नोड जिंक +2 से जिंक में चेंज होने के लिए वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, थर्ड आपको पूछ लिया कि अगर ई सेल का मान आपको दे रखा है, कोई सेल दे दिया, सपोज करो AG है
और Ag से Ag प्लस बन रहा है और इसके लिए वैल्यू आपको दे दी 0.11 वोल्ट दे दिया आपको। तो आपसे पूछ लिया ई नॉट इसका बताइए Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होने के लिए। तो ठीक है, ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको बताना कि आंसर क्या होगा। आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप सोल्व करके बताएं मेरे को आंसर, फिर मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप बताएं। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ इनके आंसर क्या होंगे। तो देखो इनके आंसर होंगे पहले वाले का, अगर 0.25 इसका प्लस की वैल्यू दी हुई है तो इसका मान हो जाएगा -0.25 वोल्ट, और अगर इसका प्लस 0.75 लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका मान हो जाएगा -0.75 वोल्ट, और अगर इसका प्लस का दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.11 वोल्ट। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बता दी, इनके आंसर क्या होंगे। तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी सेल पोटेंशियल देखने में। आपको अगर ई नोड आपको आपके पास है ई नोड की फॉर्म में दे वो सेल पोटेंशियल, या चाहे सेल विभव के रूप में दें, तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन हो चाहे अनस्टैंडर्ड कंडीशन, तो आप दोनों के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं कैसे आंसर इनको निकालेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेल ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझते हैं वो क्या है, उसे हम किसे समझेंगे। तो देखें सेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होता है, उसमें सिर्फ अंतर इतना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम सी शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ। हम कहते हैं कि जैसे मैं आपको समझाऊं इसको चित्र के द्वारा, कि ये हम कहेंगे ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस 2 इलेक्ट्रोडों को हमने 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, संधि तार से कोई बांध दिया। यहाँ पे मैंने बैटरी भी लगा रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे कोई कुंजी लगा रखी है, ठीक है, और ये मैंने इससे बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। और इसके मध्य मैंने दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य मैंने विद्युत अपघट्य को भर दिया है। तो क्या होगा समझना, आप इसकी डेफिनेशन चित्र के द्वारा समझना, आसानी से समझ में आएगी। 2 इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघट्य को भरा जाए और परिपथ क्या हो, खुला हो, तो उस समय जो हम कहेंगे विभव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और मतलब हम सीधी सी बात क्या है इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, जब किसी खुले परिपथ में यदि विभव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ईएमएफ, ठीक है। हम कहेंगे जब किसी खुले परिपथ में अगर विभव उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रोड के मध्य, तो हम क्या कहेंगे, उसको ईएमएफ कहेंगे। तो देखो ईएमएफ भी कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर से हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके पास ईएमएफ निकालना है तो हम कहेंगे ई सेल में हम क्या कहेंगे, ये आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल सेल है, मतलब अपचेन अर्थ सेल है, उसमें से आप क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण जो सेल अर्थ सेल है उसके विभवों को घटा देंगे, तो आपके पास ई सेल ज्ञात हो जाएगा। और हम कहेंगे जब परिपथ खुला होता है तो ई सेल को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी जाए, मैं क्या लगा देता हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दूँ। स्टैंडर्ड मैंने बताया था 1 m कंसंट्रेशन होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन लगा देता हूँ, तो उस समय हम ई सेल को हम ई नोड सेल कहते हैं, और ई रिडक्शन को हम क्या कह देंगे, ई नोड रिडक्शन कह देंगे। अपचयन विभव, विपचयन अर्ध सेल विभव, और इसको हम क्या कह देंगे, ई नोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे जब परिपथ खुला है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उस समय अगर विभव उत्पन्न हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के जो अंतर को हम क्या कहेंगे, उसका ई नोड कहेंगे। ई नोड मतलब सेल विभव कहेंगे, और परिपथ खुला है तो उस समय उसको हम क्या कहेंगे,
ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, जब किसी खुले परिपथ में हम कहते हैं विभव उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो उस विभव को हम क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उसको निकालते कैसे हैं, हम कहते हैं उसका अपचयन विभव में से ऑक्सीजन विभव को घटा देते हैं, तो आपके पास शेल विभव आ जाता है। और उस समय अगर परिपथ खुला है तो उसको हम ईएमएफ कहते हैं, तो ये ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगानी हो तो हम ऐसे लगा के देख सकते हैं। तो मैंने आपको ईएमएफ समझा दिया, ईएमएफ कैसे निकालते हैं और इसको हम देखते कैसे हैं। आप वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक नाम और याद रख लेना, एक होता है विभवांतर, एक नाम और याद रख लेना, विभवांतर होता है, और एक होता है अपने पास विभव। ठीक है, विभव और विभवांतर में आपसे अंतर पूछ सकता है, तो हम क्या कहेंगे, विभव और विभवांतर में अंतर। विभवांतर और विभव में अंतर क्या है, विभव मतलब शेल विभव। ठीक है, विभवांतर और शेल विभव में हम अंतर क्या कहेंगे, शेल विभव तो कब देखा जाता है, हम कहते हैं शेल विभव तो जब देखा जाता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जब देखा जाएगा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तब विभव को हम क्या कहेंगे, शेल विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, शेल विभव। जबकि विभवांतर हम किसे कहेंगे, तो देखो विभवांतर हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब परिपथ क्या है, बंद होता है, तो हम कहेंगे बंद परिपथ में, ये तो खुले परिपथ में है, ठीक है ना, ये मैं क्या कह सकता हूं, बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न विभव को हम क्या कह देंगे, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। विभवांतर को हम कहते हैं वोल्ट मीटर से मापते हैं। किस में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं। ठीक है, जबकि हम कहते हैं जो शेल विभव होता है, उसको विभव मापी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, विभव मापी में मापा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अंतर बता दिया, इनके अंतर बता दिए। विभवांतर विभव में अंतर क्या है, तो आप याद रखना, अगर बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको विभवांतर कहेंगे। अगर हम कहते हैं परिपथ खुला है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो उस समय इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको शेल विभव कहते हैं। और विभवांतर को हम वोल्टमीटर में मापते हैं, जबकि शेल विभव को हम विभव मापी में मापते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों के मेजर डिफरेंस। तो मैंने आपको इन दोनों के अंतर बता दिए हैं, आपको इसको कैसे समझेंगे, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक कवर करवाए हैं। पहला टॉपिक था कि जो शेल विभव कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा शेल विभव में अगर कंडीशन लगा दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड शेल विभव बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। फिर हमने बोला कि जो ईएमएफ है वो कैसे निकालते हैं, तो हमने ईएमएफ देखा। फिर हम बात करी हमने विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है उसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेंसर समीकरण ये क्या है वगैरह, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच।